आइए बढ़ते हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र के पहले पाठ अधिगम एवं अर्जन की ओर। तो फ्रेंड्स, क्लास की ओर बढ़ने से पहले आपके सामने डेली रूटीन हमारा अभी आप लोगों को दिख रहा है। मंडे टू सैटरडे इस प्रकार से क्लासेस आते हैं। तो सीटेट की पूरी तैयारी कराई जाती है। आप लोग जितने भी नए लोग हमें देख रहे हैं, चैनल भी नया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि YouTube पे देखने का कोई फ़ी तो लगता नहीं है, बस केवल आप लोगों को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ही तो करना है। तो फ्रेंड्स, बने रहेंगे हमारे साथ और अपनी पूरी तैयारी को एक आधार स्तंभ देते हुए एक अच्छी तैयारी करेंगे, ताकि सीटेट के एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट ला सकें। मेरा ये प्रयास खास करके हिंदी भाषी छात्रों के लिए है जो सीटेट में पिछड़ जाते हैं। काफ़ी कम रिजल्ट्स आते हैं सीटेट के एग्जामिनेशन में हिंदी भाषी क्षेत्र में। तो उस परंपरा में थोड़ा सा सुधार लाना है कि अच्छे नंबर कैसे आए। तो अच्छे नंबर लाने के लिए चीज़ों को समझना पड़ता है। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आधारभूत चीज़ें हैं, उसकी समझ होनी चाहिए। वैसे तो सीटेट के एग्जामिनेशन में देखा जाए तो मुख्य रूप से आपकी अवधारणाओं को समझने वाले प्रश्न होते हैं कि आपकी समझ कितनी बनी है, जिससे कि आप बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सको। तो फ्रेंड्स, बने रहेंगे हमारे साथ और पूरे क्लासेस आप लोगों के लिए आएंगे, तो आप क्लासेस का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। इसलिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर और टॉपिक्स क्या क्या होंगे इसको देख लेंगे। सबसे पहला टॉपिक अधिगम एवं अर्जन का अर्थ। हम समझेंगे कि अधिगम और अर्जन के अर्थ क्या है, किस प्रकार से ये एक दूसरे से अलग हैं, क्या डिफरेंसेस हैं इनमें, ये भी समझेंगे। फिर अगला टॉपिक है कि अधिगम के क्या प्रकार कितने हैं, किन किन तरीके से अधिगम होता है। भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत को हम लोग जानेंगे। विभिन्न विद्वानों ने इस संदर्भ में अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, अपने अपने ढंग से व्याख्या की है, तो उसे भी समझना ज़रूरी है। अगला टॉपिक है कि भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसे भी समझेंगे। और लास्ट टॉपिक है कि बालकों में भाषा का विकास कैसे होता है। तो इन सारे टॉपिक्स पे आज का हमारा क्लास होने वाला है। तो आप देख रहे हो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो आइए देखेंगे अधिगम एवं अर्जन के अर्थ को। और अधिगम एवं अर्जन के अर्थ में हम समझेंगे कि दोनों क्या चीज़ें हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इस थोड़े से ही डिफरेंस को, इस थोड़े से अंतर को समझ लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझेंगे कि अधिगम क्या है। तो अधिगम की परिभाषा मैंने पहले भी बताई है कि अधिगम अभ्यास, अनुभव या प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में, जब इन तीनों के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आ जाता है, तो उसे ही अधिगम कहते हैं, सीखना कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। अब यहाँ लर्निंग का मतलब आप समझ गए। अब भाषा के संदर्भ में समझेंगे कि भाषा लर्निंग क्या है। तो जब कोई बालक है वह अपने से कुशल व्यक्ति के संपर्क में आता है और उनकी भाषा को सीखता है, लर्न करता है। सपोज दैट विद्यालय में जाकर के वह अलग अलग तरह की भाषाओं को सीखता है। इंग्लिश सीखता है, संस्कृत सीखता है, उर्दू सीखता है, फारसी सीखता है। कोई भी भाषा को यदि वह दूसरे अन्य लोगों के संपर्क में आकर के विधिवत ढंग से सीखता है, लगातार अभ्यास से, तब उसे अधिगम कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे भाषा का अधिगम आप समझ लेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि अधिगम की परिभाषा के अनुसार जब बालक किसी भाषा को सतत अभ्यास के द्वारा पहले से ही उस भाषा में पारंगत लोगों जैसे शिक्षक आदि के प्रशिक्षण के द्वारा भाषा को सीखता है। जब उसे टीचर ट्रेंड करते हैं कि कैसे वह भाषा सीखनी है, तब उस प्रक्रिया को भाषा का अधिगम कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर कोई बालक अपने परिवेश में बोली जाने वाले किसी भी भाषा को, जो भी भाषा उसके परिवेश में बोली जा रही है, चाहे वो कोई भी भाषा हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, मगही, कोई भी भाषा हो, तो उस भाषा को वह सहज रूप से बिना किसी प्रशिक्षण के सीख लेता है। तो इस प्रक्रिया को भाषा का अर्जन कहते हैं। इसे एक्विजिशन कहते हैं, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। भाषा के अर्जन में बच्चे को कहीं जाकर के सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी विद्यालय में जाकर के
किसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा को सीखना नहीं पड़ता है। यही मुख्य रूप से जो डिफरेंस है वो यही है। आप इसे ध्यान में रखेंगे कि भाषा का अर्जन परिवेश के द्वारा स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से, आसानी से हो जाता है। वहीं अधिगम की प्रक्रिया वह अपने से कुशल व्यक्ति के संपर्क में आकर के, जैसे शिक्षक के संपर्क में आकर के एक माध्यम के रूप में वह उस भाषा को सीखता है। उसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम के द्वारा उसे उस भाषा को सिखाया जाता है, तो वहाँ पे अधिगम की प्रक्रिया होगी। अब उम्मीद है कि आप लोग अधिगम एवं अर्जन का अर्थ समझ गए होंगे। भाषा अधिगम मुख्यतः विद्यालयी परिवेश में संपन्न होता है, जबकि भाषा अर्जन पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश में संपन्न होता है। इस चीज़ से यहाँ और भी क्लियर हो जाता है कि भाषा का अधिगम मुख्यतः विद्यालयी परिवेश में होता है, जहाँ पे आपको एक निश्चित पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों के साथ रह करके उस भाषा को सीखना होता है। जबकि भाषा का जो अर्जन है, एक्वायर हम लोग करते हैं, तो उसमें परिवार और सामाजिक परिवेश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हमारे परिवार में, हमारे सामाजिक परिवेश में जो भाषाएं बोली जा रही हों उसे हम सहज ढंग से सीख लेते हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को देखोगे कि आपके परिवेश में जो भाषा बोली जा रही है उसे वे सहज ढंग से सीख लेते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है, क्योंकि अधिगम में कहा गया है कि व्यक्ति अपने अनुभव के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, सतत लगातार अभ्यास करने से, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से चीज़ों को सीखता है, तो वह उसके सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अगला पॉइंट है कि रटकर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता है। यदि कोई बालक रट करके चीज़ों को याद करता है तो वो अधिगम नहीं कहलाएगा, क्योंकि रट्टा मारने वाली चीज़ें कुछ समय के बाद दिमाग से निकल जाती हैं। यदि छात्र किसी विषय वस्तु को ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने, अर्थात ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया हो, तभी उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम के अंतर्गत रखा जा सकता है। जब तक उसे उस ज्ञान का वह इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाता है, तब तक हम समझेंगे कि उसके अंतर्गत अधिगम नहीं हुआ है। जबकि यदि वह सिखाई हुई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे, तब हम कहेंगे कि अधिगम की प्रक्रिया हुई है। अब समझेंगे अधिगम के प्रकार क्या हैं। तो अधिगम के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। अब इन तीनों प्रकारों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रकार है क्रियात्मक अधिगम, मोटर लर्निंग। इससे समझेंगे कि क्रियात्मक अधिगम क्या है। तो क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक अनेक प्रकार की गतिवाही कौशलों को अर्जित करता है। अभी जैसे इसको इस प्रकार से समझेंगे कि जब बालक बहुत छोटा होता है तो वह किसी वस्तु तक पहुंचने के लिए उसे पहचानने या समझने आदि का प्रयास करता है। बिना किसी सहारे के खड़े होने का प्रयास करता है, फिर धीरे धीरे चलने का प्रयास करता है। तो ये जो है ये साधारण गतिवाही क्रियाएं हैं और इसे ही क्रियात्मक अधिगम कहते हैं। धीरे धीरे वह चीज़ों को सीखता है, वस्तुओं को पकड़ लेना सीखता है, धीरे धीरे वह बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है ना। पहले वह किसी के सहारे से खड़ा होना सीखता है, किसी को पकड़ करके, अपने मम्मी पापा के उंगलियों को पकड़ करके चलना सीखता है। फिर धीरे धीरे वह क्या करता है कि वह अपने ऊपर निर्भर होता है ना। एक तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं कि पहले वह किसी के ऊपर निर्भर था, फिर धीरे धीरे वह अपने आप में स्वतंत्र हुआ। तो निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है यहाँ पे। तो ये क्रियात्मक अधिगम कहलाएगा, मोटर लर्निंग कहलाएगा, जहाँ पे उसके शरीर के जो शारीरिक गतियाँ हैं उसका वो डेवलपमेंट कर रहा है बच्चों में। अब देखेंगे दूसरा है वाचिक या शाब्दिक अधिगम, वर्बल लर्निंग। वाचिक या शाब्दिक अधिगम क्या है, इसे आप बढ़िया से समझ लें। इस प्रकार के अधिगम में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया होती है। संकेत के द्वारा सिखाया जाता है। बच्चों को बुलाना हो तो उसे बुलाने का संकेत करते हैं। अगर
किसी को कुछ कहना हो तो संकेत के माध्यम से भी हम लोग कह सकते हैं। चित्रों के द्वारा चीज़ों को सिखाते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, आप उन्हें किस प्रकार से सब्जियों के नाम सिखाते हो, तो पहले उसके चित्र को दिखाते हो, है ना। सब्जियों के नाम, फलों के नाम, पक्षियों के नाम, जो बेसिक चीज़ें हैं, हम उन्हें बच्चों को कैसे सिखाते हैं। वैसे बुक्स को खरीदते हैं जिनमें चित्र होते हैं, चित्रों के नाम नीचे दिए हुए रहते हैं। नाम से बच्चे नहीं समझते हैं, वो नाम को पढ़ पाने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन यदि उन्होंने घर में उस चीज़ को देखा है या अपने आसपास देखा है, उसका प्रयोग वास्तविक जीवन में किया है, तो वे पहचानेंगे उस चीज़ को, और चित्र के द्वारा उनमें अधिगम की प्रक्रिया होती है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। शब्दों के माध्यम से, फिर अंकों आदि के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया वाचिक या शाब्दिक अधिगम कहलाती है। इसे अंग्रेजी में वर्बल लर्निंग कहते हैं। आप यहाँ एक बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो लैंग्वेज पेडागोजी है, ये सभी भाषाओं की पेडागोजी एक समान है। इसी चीज़ को यदि इंग्लिश में समझाना होगा तो केवल लैंग्वेज इंग्लिश हो जाएगा, सारे टॉपिक्स एक समान रहेंगे। इस अधिगम का स्वरूप सरल समस्याओं से जटिल समस्याओं की ओर होता है। वाचिक अधिगम की बात की जा रही है कि वाचिक अधिगम का जो स्वरूप होता है, यह सरल समस्याओं से जटिल समस्याओं की ओर होता है। हम लोग शुरुआत में सरल समस्याएं बच्चों के सामने रखते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें जटिलता लाते हैं। आप लोगों ने गेम खेला है, मोबाइल में गेम खेला है, बहुत प्रकार के गेम होते हैं। शुरुआत में किसी भी गेम का लेवल क्या होता है, काफ़ी लो होता है, धीरे धीरे उसका लेवल हाई होता जाता है, टफ होता जाता है। तो उसी प्रकार से सरल समस्याओं से जटिल समस्याओं की ओर बढ़ेंगे। और सीखने की प्रक्रिया में सार्थक और निरर्थक दोनों प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान सार्थक और निरर्थक दोनों प्रकार की सामग्रियाँ, कुछ ऐसी भी सामग्रियाँ होती हैं जिसका कोई प्रयोग नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है, उनका भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो सार्थक चीज़ें हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। अब अगला है विचारात्मक अधिगम, जिसे हम लोग कहेंगे कंसेप्चुअल लर्निंग। अब विचारात्मक अधिगम क्या है, तो विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवनानुभवों को देखकर या सुनकर एवं उस पर विचार करके जो कुछ भी सीखता है, वह विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। इस अधिगम में मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमताओं की अपेक्षा मानसिक क्षमताओं का ज़्यादा प्रयोग करता है। आप इसे ऐसे समझ लो कि कोई बच्चा है, वह अपने आसपास, अपने आस पड़ोस बहुत सारी चीज़ों को देखता है, अपने बड़े बड़े बुजुर्गों को बात करते हुए सुनता है, तो वह उनसे कुछ चीज़ें सीखता है। एक छोटा सा उदाहरण, बच्चे बड़े लोगों के साथ बैठ कर के किस्से कहानियाँ बड़े मज़े से सुनते हैं, और अपने यदि नानी या नाना के पास हों तो वे उनसे जिद करते हैं कहानियाँ सुनाने की। तो यह भी क्या है, यह भी विचारात्मक अधिगम ही तो है। बच्चों में हम कल्पनाओं का विकास कर रहे हैं, कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। बड़े बुजुर्ग जो हैं बच्चों के अंदर विचारात्मक अधिगम विकास कर रहे हैं। तो यह परंपरा होनी चाहिए, सबके परिवार में होनी चाहिए। यदि बच्चे के दादा दादी या नाना नानी हों तो वे बच्चों को कहानियाँ ज़रूर सुनाएं, किस्से ज़रूर सुनाएं। नहीं तो मम्मी पापा भी सुना सकते हैं, इसमें क्या अर्ज है। कोई भी बड़ा बुजुर्ग जो है वह बच्चों को कहानियाँ सुना सकता है, जिससे क्या होगा कि बच्चों में नवीन संकल्पनाएं उभरेंगी, वह विचारात्मक अधिगम की ओर प्रेरित होगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसमें हम लोग समझेंगे कि भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने क्या मत दिए हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम है B.F. स्किनर का। B.F. स्किनर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि B.F. स्किनर ने क्या कहा है भाषा अधिगम के संदर्भ में। तो देखेंगे कि B.F. स्किनर, थॉर्नडाइक, ये जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं, ये व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य से जुड़े मनोवैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने सीखने की प्रक्रिया में उद्दीपन, प्रतिक्रिया, पुनर्बलन का विशेष महत्व बतलाया है। उद्दीपन, प्रतिक्रिया, पुनर्बलन आपने थॉर्नडाइक के नियम में समझा होगा। यदि आप लोगों ने थॉर्नडाइक के नियम को नहीं पढ़ा है, यदि आप नहीं जानते हो तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। CDP का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें थॉर्नडाइक का भी वीडियो मिल जाएगा आपको, और साथ ही साथ B.F. स्किनर का भी मिल जाएगा, पावलोव का मिल जाएगा। जितने भी मनोवैज्ञानिक रहे हैं, प्रमुख मनोवैज्ञानिक, उनके ऊपर मैंने छोटा छोटा वीडियो बनाया है, तो आप उसे जा कर के देख सकते हो।
बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि B.F. स्किनर ने अपने क्या सिद्धांत दिए थे। तो खैर यहाँ समझेंगे कि B.F. स्किनर के सक्रिय अनुबंध के सिद्धांत के अनुसार B.F. स्किनर ने सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत दिया था। मैं एक संक्षेप में उसका विवरण यहाँ पर दे देता हूँ कि उन्होंने क्या किया था कि एक ऐसा बक्सा लिया था जो चारों ओर शीशे से बना हुआ था, ट्रांसपेरेंट था, पारदर्शी था, उसके आर पार आसानी से दिखाई पड़ जाता था। और उस बक्से के साथ एक ऐसा यंत्र फिट किया हुआ था, एक ऐसा मशीन फिट किया हुआ था जिसमें खाने की सामग्री थी, और वह एक बक्से में एक लीवर लगा दिया गया था, वह लीवर उससे जुड़ा हुआ था। यदि लीवर दब जाता तो उस बक्से से भोजन का एक टुकड़ा उस बक्से में रखी हुई प्लेट के ऊपर चला जाता, उस नली से होकर के। उसमें एक नली जोड़ी हुई थी। अब स्किनर ने क्या किया कि एक भूखे चूहे को उस बक्से में डाल दिया। चूहे ने भूख के मारे, उसकी हालत ख़राब थी, तो चूहे ने क्या किया, बक्से में इधर उधर छटपटाना शुरू कर दिया, हाथ मारना शुरू कर दिया। गलती से लीवर पे उसका पंजा पड़ा और लीवर के दबते ही भोजन का एक टुकड़ा उसके प्लेट में आकर के गिर गया। चूहे ने उस टुकड़े को खा लिया, फिर वह इधर उधर छटपटाने लगा, और कुछ समय के बाद फिर गलती से लीवर के ऊपर उसका पंजा पड़ा और फिर एक भोजन का टुकड़ा गिरा। अब इस क्रम को लगातार बार बार दोहराने से चूहे को यह समझ में आ गया कि लीवर के ऊपर पंजा पड़ने से भोजन का टुकड़ा आता है। तो जब बाद में उसे फिर से भूखा रख करके स्किनर ने बक्से में बंद किया कई प्रयासों के बाद, तो वह 1 या 2 बार में ही लीवर पर पंजा मार करके भोजन पाने में सफल हो गया। तो ये स्किनर का प्रयोग था। इनके सिद्धांत को सक्रिय अनुबंध के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अथवा प्रतिक्रिया करने के लिए उद्दीपन की उपस्थिति अनिवार्य होती है, और जब बच्चे को उस प्रतिक्रिया पर किसी प्रकार का पुनर्बलन प्राप्त होता है तो सीखने की प्रक्रिया पुष्ट होती है। इसका तात्पर्य है कि सीखने की प्रक्रिया का मूल वातावरण में कहीं निहित है। मान लें कि बच्चे ने कुछ शब्द सुने, माँ, पापा, बाबा, मामा, चाचा, चाची, जो भी, रोटी, गाय इत्यादि। बच्चा इन शब्दों को सुन करके उनका अनुकरण करेगा और इन्हीं शब्दों को दोहराएगा। जब बच्चे को इन शब्दों के दोहराने पर सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, जैसे कि आप यदि छोटे बच्चे आपके घर में हैं और आप उन्हें बोलना सिखा रहे हो, और जब वे कुछ बोलते हैं तो आप उनकी तारीफ़ करते हो, आप उनकी प्रशंसा करते हो, आप खुश हो जाते हो, तो बच्चे को क्या लगता है? बच्चे को लगता है कि मैंने जो कहा है वह सही कहा है, वह अच्छा कहा है। तो बच्चे को पुनर्बलन यहाँ से प्राप्त हो रहा है और वे उस शब्द को सीख रहे हैं। वही कुछ ऐसे शब्द, गलत शब्द यदि बच्चे उच्चारित करते हैं तो आप उन्हें डांटते हो, उन्हें मना करते हो कि ऐसा बोलना गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो वे उस चीज़ को भी समझते हैं और वे उस चीज़ को बोलना बंद करते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरह का पुनर्बलन बच्चों को मिल रहा है और दोनों से वे सीख रहे हैं। तो ये B.F. स्किनर का सिद्धांत था। अब एक और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक नोम चॉम्स्की ने भाषा के संदर्भ में अपने सिद्धांत दिए, और इनका क्या सिद्धांत है इसे भी समझेंगे। चॉम्स्की बच्चों की भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता में विश्वास रखते थे। इन्होंने B.F. स्किनर के सिद्धांत का खंडन किया। B.F. स्किनर का सिद्धांत था कि वातावरण से सीखते हैं, वातावरण में उद्दीपन, प्रतिक्रिया, पुनर्बलन के संदर्भ में बच्चे भाषा का अर्जन करते हैं, अधिगम करते हैं। लेकिन चॉम्स्की का कहना था कि नहीं, बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता लेकर आते हैं। इन्होंने क्या कहा कि बच्चों के भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और बच्चे इसी क्षमता के सहारे अपने परिवेश से भाषा ग्रहण करते हैं और विभिन्न भाषिक संरचनाओं को आत्मसात करते हुए नए नए वाक्य बनाना सीखते हैं। इस तरीके से भाषा सीखने की प्रक्रिया को हम इस प्रकार से समझेंगे कि उन्हें इनपुट मिलता है, फिर भाषा अर्जन क्षमता होती है और उसके बाद निर्गम यानी कि आउटपुट निकलता है। बच्चा अपने परिवेश में जो भाषा और जिस तरह की भाषा सुनता है उसे अपनी भाषिक क्षमता के सहारे विश्लेषित करता है। समाज से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर अपने कुछ नियम बनाता है, जिसे चॉम्स्की लघु व्याकरण
जनरेटिव ग्रामर कहते हैं। इस लघु व्याकरण में बच्चे के अपने नियम होते हैं जिसे वह सामान्यीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर बच्चा भाषा का प्रयोग करता है। तो चॉम्स्की का कहना था कि बच्चे के अंदर जन्मजात प्रतिभा होती है, उन्हें भाषा सिखाने के लिए उद्दीपन अनुक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है, वे खुद सीख जाते हैं, बच्चे भाषा खुद सीख जाते हैं। उन्होंने कुछ प्रयोग भी किए और मोगली का उन्होंने उदाहरण दिया कि एक ऐसा बच्चा जो जंगल में बचपन से रहा, उसे मनुष्यों की भाषा बोलनी नहीं आई। तो इस प्रकार से चॉम्स्की का कहना था कि बच्चे जो हैं वो भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता लेकर के पैदा होते हैं। अब आगे है जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे ने भाषा के संदर्भ में क्या कहा? इन्होंने कहा कि मानसिक विकास में जन्मजात कारकों की भूमिका नहीं होती है। विकास का कारण है जीव और वातावरण के बीच अंतः क्रिया। इसका एक निहितार्थ यह है कि जिस प्रकार बच्चा वातावरण के संपर्क में आता है और उसका विकास क्रमशः होता है, धीरे धीरे होता है, उसी प्रकार उसकी भाषा का भी विकास होते जाता है। पियाजे के अनुसार सीखने के संदर्भ में आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, पियाजे ने बहुत अच्छे से भाषा अधिगम या भाषा अर्जन को समझाया है। इसको इस प्रकार से समझेंगे कि इन्होंने सीखने के संदर्भ में आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बतलाया है। एक उदाहरण इन्होंने दिया, कहा कि एक बच्चा अपनी माँ के साथ बाज़ार जाता है, वहाँ वह एक गाय को देखता है पहली बार और उसकी माँ उसी समय गाय की ओर संकेत करते हुए कहती है कि देखो गाय आ गई। अब बच्चे के मन में गाय की छवि बनती है, उस जानवर को उसकी माँ ने गाय कहा, तो अब वह गाय की छवि को समायोजित कर लेता है। ठीक है, बच्चा गाय की छवि को गाय के नाम से समायोजित कर लेता है, संयोजित कर लेता है। अब देखेंगे कि यानी कि बच्चे की बौद्धिक संरचना में गाय की छवि और ध्वनि अपना स्थान ले लेती है। उसकी अवधारणा, गाय की अवधारणा अब ध्वनि के रूप में बच्चे के मन में बैठ जाती है। पियाजे के अनुसार यह छवि एस्कीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? एस्कीमा कहलाती है। आप इस चीज़ को सीडीपी में भी पढ़ोगे, बाल विकास में भी पढ़ोगे पियाजे के सिद्धांत को, तो उसमें भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एस्कीमा क्या होता है, आत्मसातीकरण क्या होता है, समायोजन क्या होता है, तो ये सारा टॉपिक अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे के अंदर जो छवि बन गई किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी वस्तु को लेकर के, तो वह छवि क्या कहलाई? एस्कीमा कहलाई। बच्चा अपनी बौद्धिक संरचना के आधार पर उसे आत्मसात कर लेता है। इस प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। अब बच्चा कुत्ता, बैल, बिल्ली आदि को देखता है और उसे भी गाय कह करके ही संबोधित करता है। उसे नहीं पता है कि वह कुत्ता है वह या बिल्ली है या कुछ भी है, उसे लगता है कि वह गाय ही है। अब यह जो प्रक्रिया है यह सामान्यीकरण की प्रवृत्ति है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? सामान्यीकरण कहेंगे कि बच्चे ने उसमें सामान्यीकरण किया। हो सकता है कि बच्चे ने पैर के आधार पर सामान्यीकरण किया हो कि 4 पैर गाय की थे, गाय के 4 पैर थे और इस जानवर के जो कुत्ता है लेकिन उसके लिए वो गाय है, बिल्ली है उसके लिए वो गाय है, क्योंकि उसके भी 4 ही पैर हैं। तो बच्चे ने गाय और शेष जानवरों में संभवतः पैरों के आधार पर सामान्यीकरण किया, हो सकता है। लेकिन जब अलग अलग समय पर बच्चे के समक्ष उन जानवरों के नाम पुकारे जाते हैं, अलग अलग समय पर उन जानवरों के अलग अलग नाम वो सुनता है, तो धीरे धीरे पूर्व में बनाई गई छवि में वह परिवर्तन करता है। अब वह अपने अंदर जो छवि उसने बना करके रखी थी उसमें वह परिवर्तन स्वतः करता है। इस परिवर्तन के आधार पर वह गाय, कुत्ता, बैल, बिल्ली आदि जानवरों में भेद करना सीख जाता है और उनके साथ क्रमशः उनके नामों को जोड़ता है। इतना ही नहीं, वह धीरे धीरे समय के बढ़ते क्रम में अलग अलग तरह की गायों में भी अंतर करने लग जाता है कि वो सफ़ेद गाय है, काली गाय है, तो रंगों के आधार पर भी अंतर करना सीख जाता है। उसी के अनुरूप शब्दों का प्रयोग करता है। यह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है, एकोमोडेशन कहलाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहाँ पे पियाजे के द्वारा जो
भाषा के संदर्भ में पियाजे ने अपनी जो बातें कहीं, अपना जो सिद्धांत दिया, उसको समझा। चले बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब देखेंगे कि वाइगोत्स्की ने भाषा के संदर्भ में क्या कहा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। बच्चे के साथ भाषा, बच्चे में कैसे विकास होता है भाषा का, वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि जब बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करता है तो सामाजिक परिवेश में जो भी भाषाएं बोली जा रही हैं उसे वह स्वतः अर्जित कर लेता है। साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान दो तरह की बोली बोलता है, पहली आत्म केंद्रित और दूसरी सामाजिक, प्राइवेट स्पीच एंड पब्लिक स्पीच। वाइगोत्स्की के दो प्रकार के भाषा के सिद्धांत हैं। आत्म केंद्रित स्थिति में बच्चा अपने आप से बात करता है, ठीक है। कुछ प्रश्न इस पर भी आ रखे हैं सीटेट में कि एक बच्चा आईने के सामने खड़ा होकर के अपने आप से बातें करता है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार वह किस प्रकार की बातचीत कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोग कहेंगे कि आत्म केंद्रित बातचीत कर रहा है, वो प्राइवेट स्पीच है। आत्मोन्मुख भाषा के माध्यम से वह खुद से संवाद करता है, वह स्वयं से बातचीत करता है, जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से वह सारी दुनिया से संवाद स्थापित करता है। तो इस प्रकार वाइगोत्स्की का बहुत ही सरल सा नियम है कि वाइगोत्स्की ने कहा कि जिस प्रकार के समाज में बच्चा रहेगा वह उसी तरह की भाषा को सीख लेगा। अब यदि एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को 3-4 तरह के ऐसे समाज में रखा जाए जहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती, तो क्या होगा? तो यह स्पष्ट है कि वह उन सभी भाषाओं को सीख लेगा। यदि आप एक बच्चे के साथ ऐसा प्रयोग करना चाहते हो तो ऐसा प्रयोग आप करके देखो, या फिर आप अपने आप के साथ भी कर सकते हो। भाषा अधिगम बच्चों में ज़्यादा होता है, ये सही है, लेकिन बड़े भी सीख लेते हैं। जैसे कोई, अगर आपके घर के आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो बाहर काम करने के लिए गए हों, जैसे चेन्नई गए हों या बंगाल गए हों जहाँ दूसरी भाषा बोली जाती है, तो वे लोग वहाँ की भाषा कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, ठीक है। तो भाषा का अधिगम परिवेश के माध्यम से हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाकर के उन्होंने स्कूल में नाम लिखवाया और वहाँ उस भाषा को उन्हें सीखना पड़ा था, ऐसा नहीं है। वहाँ के परिवेश में रह कर के स्वतः उन्होंने उस भाषा को सीख लिया बिना किसी के सिखाए हुए। तो ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत था। अब हम लोग आगे टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला कारक है सामाजिक परिवेश। सामाजिक परिवेश बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। जिस प्रकार के समाज में हम रहेंगे, जिस प्रकार के समाज में बच्चे रहेंगे, उनमें उसी भाषा का विकास होगा जो भाषा उस समाज विशेष में बोली जाएगी, ठीक है। और यदि बच्चे को अलग अलग जगह पे ले जाया जाता है जहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हों और कुछ कुछ समय के लिए वहाँ पर रुका जाता है बच्चे को लेकर के, कम से कम 6 महीने साल भर, तो बच्चे वहाँ की भाषा को भी बखूबी सीख लेते हैं। दूसरा कारक है भाषा अर्जन की इच्छा शक्ति। भाषा अर्जन की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। भाषा अर्जन की इच्छा शक्ति से हम अधिक उम्र में भी भाषाओं को सीख सकते हैं, ये ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। कुछ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ शक्ति होनी चाहिए। लगातार प्रयास से हम अन्य भाषाओं को भी सीख सकते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों को अंग्रेज़ी सीखना होता है, अंग्रेज़ी सीखना पड़ता है, क्योंकि अंग्रेज़ी के बिना अच्छे करियर का विकल्प है नहीं। दैनिक जीवन के अनुभव भी भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करते हैं। यदि आप डे टू डे लाइफ में जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हो और आपके द्वारा प्रयोग की गई भाषा आप देखते हो कि किसी दूसरे जगह पर मान्य नहीं है या फिर उसका कोई उपयोग नहीं है, तो फिर आप उस भाषा का क्यों इस्तेमाल करोगे? जबकि जिस भाषा के प्रयोग से बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता हो और उस भाषा का बहुत महत्व हो, तो उस भाषा को सभी लोग सीखना चाहते हैं। अब है कि बालकों में भाषा का विकास कैसे होता है, इस चीज़ को समझेंगे। बालकों के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। भाषा का विकास भी उन्हीं आयामों में से एक है। भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है। शुरुआत में भाषा सीखी नहीं जाती है। छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, वो कौन से स्कूल जा कर के भाषा सीख रहा है? तो अधिगम की प्रक्रिया वहाँ होगी नहीं, वहाँ केवल अर्जन की प्रक्रिया होगी। इसी को भी समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो 2 साल का बच्चा है जो बोलना शुरू कर रहा है, 2 से 5 साल तक के बच्चों को आप देख लो, तो भाषा अर्जन, उसने जो भाषा सीखी है वह भाषा अर्जन का परिणाम है।
जबकि 5 वर्ष के बाद उसने अगर कोई दूसरी भाषा सीखी है विद्यालय के माध्यम से तो वो भाषा का अधिगम है। आप इसे भी बहुत अच्छे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है। यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसमें विशेष भूमिका निभाती है कि जिस प्रकार का परिवेश उसे मिलता है वो उसी प्रकार की भाषा सीख लेता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि बच्चों में शब्द का भंडार कैसे कैसे होता है, किस उम्र में वह कितने शब्द सीख लेता है। तो जन्म से लेकर के 8 माह तक वह कोई भी शब्द उच्चारित करना नहीं सीखता है। 9 से 12 महीने तक वह 3 से 4 शब्द बोल लेता है। 1.5 वर्ष तक 10 से 12, 2 वर्ष तक 272, 2.5 वर्ष तक 450 शब्द, 3 वर्ष तक 1000, 3.5 वर्ष तक 1250 शब्द, 4 वर्ष तक 1600 शब्द, 5 वर्ष तक 2100 शब्द, 11 तक 50,000, 14 वर्ष तक 80,000, वहीं 16 वर्ष से आगे 1 लाख से अधिक शब्द वो बोलना सीख लेता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्रमशः बच्चों में शब्द भंडार विकसित होते हैं। और शब्द भंडार विकसित करने के लिए पढ़ना जरूरी है ना। अधिगम की प्रक्रिया से भाषा संपुष्ट होती है। अर्जन की प्रक्रिया से तो जो परिवेश में बोले जाने वाली भाषा है तो उसके कुछ ही शब्द वो सीख पाएगा, कुछ ही वाक्य सीख पाएगा। लेकिन अधिगम से भाषा में शुद्धता भी आएगी, है ना। भाषा में शुद्धता के साथ साथ शब्दों का निर्माण, शब्दों को गढ़ना वह सीखेगा। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोगों ने भाषा अर्जन एवं अधिगम को पूरी तरीके से समझा। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल नया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आप यदि चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके और आप उनका बेनिफिट ले सको। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।